हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ हर्ष और आज हम देखने जा रहे हैं 1813 से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। दोस्तों, आज के लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान क्या है और संविधान से किस प्रकार से किसी देश की शासन प्रशासन व्यवस्थाएँ संचालित होती हैं, और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है। उसके बाद अगले वीडियो में हमने देखा कि 1773 में, यानी जो कंपनी थी, कंपनी के ऊपर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होते हुए हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखे और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से होते हुए हम 1793 का पहला चार्टर एक्ट देखे थे। और हमने आपको जब पहला चार्टर एक्ट पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि अब हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा जो कि 1853 तक चलता है। तो पहला चार्टर एक्ट हम देख चुके हैं 1793 का, और आज का जो चार्टर एक्ट हम देखने वाले ये दूसरा चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट इसको कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रावधान किए और क्या क्या प्रावधान किए गए थे इस चार्टर एक्ट में, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही से दिख रहा होगा, मेरे से लेकर के पीछे कंटेंट तक और नीचे कोचिंग तक। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 1793 के बाद जो एक्ट आना था वो आना था कब? 1813 में। कब आना था? 1813 में आना था। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिश्चियन मिशनरी की स्थापना कब की गई, क्या प्रावधान किए गए, ये सारे प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं इसमें। तो हम इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस चार्टर एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरी की स्थापना की गई तथा अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। कैसा दिया जाने लगा? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष। दोस्तों, यहाँ पे दो बातें, दो शब्द निकल के आते हैं। पहला क्रिश्चियन मिशनरी और दूसरा 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। तो आप सोच रहे होंगे क्रिश्चियन मिशनरी होता क्या है? क्रिश्चियन मिशनरी क्या होता है? कुछ क्रिश्चियनों का पढ़ा लिखा समूह होता है जिसमें पादरी होते हैं और ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक होते हैं, जो जिनका काम होता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा देना और लोगों का ईसाईकरण करना। ये पहला प्रयास था जब लोगों का ईसाईकरण एक बेहतर स्तर पे किया जाने लगा या बेहतर स्तर पे करने का प्रयास किया जाने लगा। यही नहीं, उनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, उनको कोशिश किया गया कि अधिक से अधिक ईसाई बना ले। दोस्तों, मणिपुर हिंसा आपने एक मामला सुना होगा। मणिपुर हिंसा के मामले में भी क्रिश्चियन मिशनरियों का एक बहुत बड़ा योगदान था। वहाँ की जो कुकी जनजाति है, उन जनजातियों को भी ईसाईकरण किया गया था। यही कारण है कि आज वहाँ की अधिकांश बड़ी जनजातियाँ, मतलब अधिकांश कुकी जनजाति की जो संख्या है वो ईसाई है। क्लियर है? तो इसका संबंध वहाँ से भी है। तो ईसाईकरण करना कब शुरू किया गया था? मेन रूप से 1813 में किया गया था। ठीक है, इसके लिए क्रिश्चियन मिशनरी बैठाया गया। ये देखिए, क्रिश्चियन मिशनरी है, ये पादरी है जो आ करके लोगों को क्या कर रहा है? शिक्षित कर रहा है और बताया जा रहा है कि आप क्या बन जाइए? क्रिश्चियन बन जाइए, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लीजिए, और लोगों का ईसाईकरण कर रहा है। ठीक है, और यही नहीं, अभी आएंगे तो पैसा लगेगा, खर्चा होगा, अंग्रेजी शिक्षा में खर्चा होगा, ईसाई के धर्म की शिक्षा में खर्चा होगा। तो उसके लिए क्या किया गया? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। ठीक है, उस समय का 1 लाख रुपए बहुत होता था। आज ये 1 लाख कुछ नहीं है ना। एक ढंग से पल्सर 220 भी नहीं आती है, लेकिन उस समय का 1 लाख बहुत बड़ा था। अब उस जमाने में 1 लाख रुपए जब दिया जाने लगा तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कितने बृहत स्तर पे मिशन रूप में ये काम चल रहा होगा। अब फिर आगे समझते हैं, जब ये 1 लाख रुपए दिया गया और लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, तो यहीं से एक आधार तय हुआ अंग्रेजों के लिए कि भारतीयों को शिक्षा के लिए तो हम पैसे देते हैं, लेकिन भारतीय का ईसाईकरण के लिए जो शिक्षक पैसे दिया जा रहा है, लेकिन वो भारतीय हमारे काम में आ नहीं रहे हैं। और यहीं से आगे चलकर जब मैकाले आएगा तो मैकाले पूरी शिक्षा बदल देगा, सिर्फ इस आधार पे कि हम अगर पैसे लगा रहे हैं भारतीयों की शिक्षा पे तो उनको अपने हिसाब से शिक्षा क्यों ना दे। तो ये पहली बार था जब शिक्षा के लिए आधार तय हुआ कि भारतीयों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की होगी। आगे चल के हम बताएंगे कि पहले हमारी शिक्षा क्या थी और अब हमारी शिक्षा क्या है। आइए देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक कंपनी तो होगी नहीं। ब्रिटेन में एक कंपनी ऐसी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक कंपनी है ए
एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। अभी तक भारत में जो व्यापार कर रही थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। अब ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां वो भी मांग करने लगी कि हमको भी अधिकार दिया जाए कि हम भारत में व्यापार कर सके। तो जब इनके कंपनियों की मांग बढ़ती चली गई तो ब्रिटेन ने एक बिल पारित किया जो 1813 का चार्टर एक्ट कहलाया, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि अब भारत में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती बल्कि दूसरी कंपनियां भी भारत में जाकर के व्यापार कर सकती हैं। क्या ये क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कौन सा साल था या वो कौन सा एक्ट था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार या व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त किया गया उस समय कौन से दो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़े गए थे? क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से दो अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़े गए थे? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो अधिकार कौन कौन से थे? चाय पे एकाधिकार था इसका, यानी चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, ना तो ए करेगी, ना तो बी करेगी, ना तो सी करेगी। ठीक है। दूसरा, चीन के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, अन्य कंपनियां नहीं कर सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं एकाधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो ईस्ट इंडिया ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी, ए नाम की कंपनी, बी नाम की कंपनी, सी नाम की कंपनी। अभी भारत में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन बाकी कंपनियां भी भारत में व्यापार करने की मांग करने लगी। तो इन मांगों को देखते हुए ब्रिटेन में जो बिल पारित किया गया चार्टर एक्ट, उसमें यह व्यवस्था की गई कि अब भारत के साथ न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि अन्य कंपनियां ए, बी, सी भी व्यापार कर सकती हैं। लेकिन एक विशेष व्यवस्था क्या की गई कि चाय और चीन का व्यापार अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हुई। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जो ब्रिटिश क्षेत्र है तो कहाँ तक ब्रिटिश का कानून लागू होगा, किस क्षेत्र तक लागू होगा, और जब वो कानून बनाएंगे तो किस किस व्यक्ति को या कितनी बॉर्डर तक उसको फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ तक मान्य करना पड़ेगा, ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई। यानी ब्रिटिश सरकार का अपना एक बॉर्डर निर्धारित हो गया जो बिल्कुल क्लियर कट था कि यहाँ तक हमारी संवैधानिक स्थिति रहेगी, कानून व्यवस्थाएं संचालित होंगी, गवर्नर जनरल का शासन रहेगा इत्यादि। ठीक है, आगे। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% का लाभांश देने को निश्चित किया गया। अब देखिए, पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा, और अब यहाँ पे क्या व्यवस्था कर दी गई कि जो भागीदार हैं, इसके कंपनी के भागीदार हैं, उनको भी भारतीय राजस्व से शेयर प्रॉफिट जो होगा उसका 10% भारतीय राजस्व से दिया जाने लगेगा। यानी कंपनी आपकी, व्यापार आपका, कमाई आपकी, लाभ आपका, मजदूरी हमारी, और लाभांश कौन लेगा? आपके कंपनी के भागीदार, और लाभांश लेंगे वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन लाभांश दिया कहां से जाएगा? भारतीय राजस्व से। समझ रहे हैं? ये हुआ था हारने का नतीजा, ये हुआ था हमारे अंदर यूनिटी ना होना। अगर उस समय एक रहे होते तो आज हो सकता है कि एक कंपनी शासन ना कर रही होती और इतना धन भारत का विदेश न गया होता। समझ पा रहे हैं? सिर्फ एकता ना होने का परिणाम था, आपस में लड़ते रह गए, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रह गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम देखते देखते इतने बट गए कि एक कंपनी, एक मामूली सी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने भारत आई थी, वो शासन करना प्रारंभ कर दी, और न केवल शासन किया, हमको अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आगे ये गलतियाँ नहीं होंगी और हम सब एक रहेंगे। अब आइए देखते हैं अगले प्रावधान को। आइए अब देखते हैं अगले एक्ट को। दोस्तों 1813 के बाद अब जो अगला एक्ट आना था वो आना था 1833 में। तो 20 साल बाद यानी 1833 में 1833 में जब एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, तो इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटी में जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको 1919 और 1935 का पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो एक्ट हैं हो सकता है कि वो इतिहास में पूछ ले, और बाकी जो लोग एमपीपीएससी से इतर कोई तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम या और किसी अन्य एग्जाम की, तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आप नोट डाउन करते रहिए लगातार और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए।
हमारा प्रयास रहेगा कि अगर आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं दी हुई लिंक से, तो हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, यह अधिनियम बेंथम मैकाले व जेम्स मिल की उपयोगितावादी सिद्धांतों पर आधारित था। समझ रहे हैं किस पे आधारित था? बेंथम मैकाले व जेम्स मिल, 3 व्यक्ति का नाम है जिनके उपयोगितावादी सिद्धांत पर यह चार्टर एक्ट आधारित था। दोस्तों यहाँ पे एक नया शब्द आया, उपयोगितावादी सिद्धांत। अब आपको बताते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है और इसने किस तरह भारतीयों को एक निम्न दशा में लाके खड़ा कर दिया, इसने भारतीय शिक्षा पद्धति को किस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा इस उपयोगितावादी सिद्धांत का मतलब। उपयोगितावादी सिद्धांत का सामान्य सा मतलब समझिए, उपयोग में लाया जाए ऐसा सिद्धांत। तो किसको उपयोग में लाया जाए? भारतीयों को, यानी भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, कंपनी के अनुकूल शिक्षा दी जाए और ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो हमारे काम पे आ सके। हम उनके लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसी जगह खर्च करें कि वो भारतीय हमारे ही काम आ जाए। मैकाले ने कहा था कि हम शिक्षा पद्धति को ऐसा बनाएंगे कि ये सिर्फ खून से और रंग से भारतीय रहेंगे, बौद्धिकता से और नैतिकता से पूरी तरह अंग्रेज बन जाएंगे। और हुआ भी यही। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इतनी बुरी तरह बर्बाद किया गया कि आज भी हम मैकाले सिस्टम पे ही आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरातन शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी। आपको जानना बेहद ज़रूरी है और बहुत गौरव की बात है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति से आगे बढ़े हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मैकाले शिक्षा पद्धति में जाके बस गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, आप सब ने देखा भी होगा, महाभारत जो एक है महाकाव्य है, उसके बहुत सारे सीरियल भी बने हैं। महाभारत में एक विशिष्ट कैरेक्टर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास बहुत सारे शिष्य पढ़ने के लिए गए, जिसमें कौरव और पांडव दोनों शामिल थे। उसमें द्रोणाचार्य ने किसी को धनुष सिखाया, किसी को गदा भांजना सिखाया, किसी को भाला सिखाया और किसी को फरसा चलाना सिखाया। यानी हर बालक को, हर विद्यार्थी को उसके योग्यता के हिसाब से शिक्षा दी गई और उनको आगे बढ़ाया गया। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा गदाधारी बनाया भीम, एक अच्छा धनुर्धारी बनाया अर्जुन, एक अच्छा भालाधारी बनाया युधिष्ठिर और अच्छा फरसा चलाने वाला बनाया नकुल और सहदेव। यही कारण था कि विद्यार्थी की योग्यता को परखा गया और उस योग्यता को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मैकाले शिक्षा पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैकाले शिक्षा पद्धति में एक काम ये किया जाता है कि चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, बंदर हो, भैंस हो, मछली हो, सबको एक ट्रैक पे दौड़ना है। अब आपको भी पता है कि मछली तो रोड पे नहीं दौड़ सकती। तो मैकाले शिक्षा पद्धति बिल्कुल वैसी ही है कि इसमें योग्यता का ध्यान न रख के सब लोग एक ही ट्रैक पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये आप देख पा रहे हैं उनकी तस्वीर है विलियम बेंटिक की। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? माफ करिएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट छूट गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, अब उस पद का नाम ही बदल दिया गया और उस पद का नाम क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। यानी अभी आपको पता है इस एक्ट में ब्रिटेन की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई और जब उतने क्षेत्र पे वो राज करेगा तो उसका पद नाम तो बदलना पड़ेगा ना। इतने बड़े क्षेत्र में अब वो राज करने वाला है, तो उसको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और इस प्रकार पहली बार उसे पूरे क्षेत्र पे अधिकार करने और कानून बनाने का भी अधिकार इसी एक्ट के तहत आगे मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार भारत में पहली बार केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई। यानी अब भारत देश के लिए कानून कौन बनाएगा? भारतीय गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनाएगी। और इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के लिए कानून व्यवस्था बनाने का काम कौन कर रहा है? भारत का गवर्नर जनरल। और यहाँ से शुरू होती है केंद्रीकृत व्यवस्था। क्लियर है? आगे इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चार्ल्स ग्रे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिस समय 1813 का चार्टर एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स ग्रे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते दोस्तों अन्य क्या प्रावधान है इसमें। देखिएगा अब इसमें
धर्म, जाति तथा नस्ल के भेदभाव को समाप्त किया गया। पहले तो अंग्रेजों ने ये एहसास दिलाया कि आपके साथ धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। हमको पता है कि आज भी हमारे यहाँ नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होता, ठीक है। पहले तो उन्होंने एहसास दिलाया, फिर वो स्वयं हमारे हितैषी बन करके, हमारे समाज के हितैषी बन करके हमारे लोगों में फूट डलवाने के लिए इस बात को बताया कि हम देखिए इन चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं। पहले तो इन चीज़ों का एहसास दिलाया गया और फिर धीरे धीरे उसको समाप्त किया गया, ठीक है। आगे, इस एक्ट के तहत मद्रास तथा बम्बई की विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। मद्रास तथा बम्बई की विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। मतलब ये है कि जब भारत का गवर्नर जनरल अब देश के लिए कानून बनाएगा तो क्या जरूरत है कि इनके पास कानून बनाने की शक्ति हो, कोई आवश्यकता तो है नहीं। इसीलिए इनकी शक्तियों को अब छीन भी लिया गया जो पहले दे दी गई थी, ठीक है ना। जो पहले से इनके पास शक्ति थी, विधायी शक्ति, वो इनसे अब छीन ली गई। अब देश के लिए कानून बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। आगे देखिएगा, 1835 में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया। ध्यान रखिएगा, 1835 में कलकत्ता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। कलकत्ता में दो चीज़ पहली हुई। क्या क्या पहला हुआ? पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था 1774 में। अब पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया कब? 1835 में। आगे देखते दोस्तों, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। यानी कानून बनाने वाला जो आयोग है, विधि आयोग, वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। यही है वो मैकाले, है ना। ये वही हैं जिन्होंने भारतीय व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया था, भारतीय शिक्षा पद्धति को चौपट कर दिया था मुख्यतः, ठीक है। और इन्हीं के देन वर्तमान शिक्षा पद्धति है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस चार्टर एक्ट के तहत ओपन सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई, किंतु इसमें भारतीयों को शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी ओपन सिविल सेवा परीक्षा तो शुरू हुई, जैसे आज एमपीपीएससी और यूपीएससी है, लेकिन उस समय भारतीय उसमें भाग ही नहीं ले सकते थे, भारतीय उस पेपर को दे ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओपन सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब की गई? तो 1833 में की गई। ध्यान रहेगा दोस्तों। दोस्तों सोचिए कि अगर आज वर्तमान शिक्षा पद्धति नहीं होती तो हम कितनी अच्छी दशाओं में होते, जहाँ पे आश्रम व्यवस्था थी। एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति अध्ययन करने चला जाता था, वेद वेदांत पढ़ने चला जाता था, और वहाँ से पढ़ने के बाद एक निश्चित उम्र तक पढ़ने के बाद उसका गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से उसको वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, और अपने अपने काम में निपुण होने के बाद वहाँ से निकलता था और गृहस्थ जीवन को बिताता था। लेकिन मैकाले साहब आए और उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया सब कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य क्या प्रावधान है। देखिए, (1829) में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। दोस्तों यही है वो महान पुरुष जिन्होंने हर स्त्री के जीवन की सुरक्षा की, हर स्त्री की रक्षा की। कैसे? इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा इतना बुरा नियम था भारतीय समाज का, जिसमें किसी पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था। और जब ये बात राजा राम मोहन राय ने देखी स्वयं अपने भाभी के साथ, तो उनके हृदय को बड़ा आघात पहुंचा, और उन्होंने उस दिन से ठान लिया। इतने शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि इन्होंने कुरान भी पढ़ा था, इन्होंने बाइबल भी पढ़ा था, इन्होंने वेद भी पढ़ा था, इन्होंने वेदांत भी पढ़ा था, और सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद इतने विद्वान व्यक्ति थे कि इन्होंने सती प्रथा का बराबर विरोध किया और तर्क के साथ विरोध किया। इवन आप समझ लीजिए कि जब भी कोई सामाजिक बदलाव लाना होता है या सामाजिक बदलाव लाने वाला व्यक्ति होता है, सबसे पहले समाज उसको ठुकरा देता है। जब इन्होंने सती प्रथा को बंद करने की बात कही तो स्वयं इनके घर वालों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। समझ रहे हैं कितना कठिन होता है सामाजिक रूढ़ियों को दूर करना। कोई एक पैदा होता है सदियों में जो सामाजिक रूढ़ियों को दूर करता है और समाज को एक नई दिशा देता है। ये राजा राम मोहन राय वही एक युग पुरुष है जिन्होंने न केवल स्त्रियों को उनका जीवन दिया बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया। ठीक है, तो सती प्रथा आप समझ गए होंगे क्या होता है। सती प्रथा किसके योगदान से समाप्त हुआ? राजा राम मोहन राय के योगदान से समाप्त हुआ। किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। ठीक है, कब समाप्त किया?
1829 में। दोस्तों इनका नाम जो राजा राम मोहन राय है, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय के कहने पर ये लंदन गए और अकबर द्वितीय की पेंशन को लंदन से बहाल करवा लिया और इससे प्रसन्न होकर अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया या विधि विरुद्ध किया गया, यानी कानून के विरुद्ध है। दास प्रथा से मतलब ये होता है, पहले के समय में दोस्तों जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र को जीतता था तो उस जीते हुए क्षेत्र के सभी व्यक्ति मतलब युवक और युवतियां, पुरुष और महिला उस जीते हुए व्यक्ति के दास हो जाते थे। ठीक है, जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि जब युधिष्ठिर पासा हार जाते हैं तो जो पांचाली रहती हैं उनको कह दिया जाता है कि अब ये मेरी दासी है। तो हारा तो पुरुष, लेकिन दासी कौन बनी? महिला। ठीक है, लेकिन होता क्या था पहले के समय में, जब राजा महाराजा किसी क्षेत्र को जीतने जाते थे और विजित करते थे तो विजित किए हुए क्षेत्र के सभी पुरुष और महिला उनके दास कहलाते थे। अब उनकी विचारों की क्या गलती, ना वो उन्होंने युद्ध किया ना वो लड़े और हो गए दास। तो ये दास प्रथा कहीं ना कहीं भारतीय समाज में बहुत अनुचित व्यवस्था थी और इस दास प्रथा को समाप्त किया किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया, यानी अब जो व्यक्ति योग्य होगा वही आगे आएगा, उसी का चयन होगा, उसी को पद पे बैठाया जाएगा और उसी से काम लिया जाएगा। यानी कि जब भी कोई नियुक्ति की जाएगी तो उसमें क्या मापदंड देखा जाएगा? योग्यता देखी जाएगी कि अगर व्यक्ति योग्य है तो उसको आगे लाया जाएगा। क्लियर है, आगे। सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अब डायरेक्टर द्वारा ना होकर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी। ठीक है, यानी अब मामा भर्ती नहीं कराएंगे, अब व्यापम से पहले पेपर होगा फिर उसके बाद भर्तियां होंगी। ठीक है, अब डायरेक्ट भर्तियां नहीं होंगी, अब इनडायरेक्ट भर्तियां होंगी। अब एनआरआई कॉलेज में जब पेपर होंगे उसके बाद जो घोटाला होगा वहां से भर्तियां होना अब शुरू होंगी। ठीक है, आगे। 1843 से रविवार का अवकाश प्रारंभ किया गया। यही वो दिन है दोस्तों जब 1843 से रविवार का अवकाश प्रारंभ किया गया शक्तिमान देखने के लिए, है ना। तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर उस समय टीवी नहीं था, तो ये उस समय प्रारंभ किया गया था। उनको पता था कि एक समय के बाद शक्तिमान आने वाला है, तो 1843 से रविवार का अवकाश प्रारंभ किया गया। आगे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। याद करिए 1813 में उसके पास 2 एकाधिकार बचे थे, चाय और चीन वाले। कंपनी के पास 2 एकाधिकार बचे थे, चाय का एकाधिकार और चीन से व्यापार करने का एकाधिकार, लेकिन अब ये वाले एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं आगे के प्रावधान क्या है। अब देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या पुनः 4 हो गई और चौथा सदस्य विधि का जानकार सदस्य था। ठीक है, याद करिए 1773 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी तो उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी और उन 4 सदस्यों का हमने आपको नाम भी बताया था। ठीक है, लेकिन 1784 में ये संख्या घट के कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। लेकिन पुनः 1833 में कितनी हो गई? 4 हो गई। और चौथा सदस्य कौन आ गया? विधि का जानकार, यानी कानून का जानकार एक व्यक्ति इसमें शामिल कर लिया गया भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में। और आगे यूरोपियों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया, यानी जो यूरोपी है अब वो भारत में संपत्ति भी खरीद सकते हैं। ये देखिए संपत्ति खरीदने आया है, पूछ रहा है कि कहाँ मिलेगी, तो ये बता रहा है बस उधर चले जाइए दक्षिण की तरफ, है ना, वहाँ संपत्ति आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आज का अंतिम चार्टर एक्ट देखते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है कि सिविल सेवा की परीक्षा भारतीयों के लिए खोली गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हम देखेंगे ही आगे। अभी एक एक करके सारे प्रावधान को हम देखते हैं। देखिए 1854 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति बनाई गई दोस्तों? मैकाले समिति बनाई गई। मैकाले समिति का गठन किया गया 1854 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है,
क्लियर है क्या? अब ये पहली बार था जब भारतीयों को शामिल होने वाले थे, है ना, भारतीय शामिल होने वाले थे सिविल सेवा परीक्षा में। 1833 में उनको शामिल नहीं किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही शामिल किया जा सकता था, भारतीयों को नहीं। लेकिन 1853 आते आते ये सुधार भी किया गया कि जो योग्य भारतीय हम उन्हीं को ले लेते हैं और उन्हीं में से हम उनको अधिकारी बनाते हैं, वही लोग हमारे लिए काम करेंगे आगे। तो 1854 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई और उसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। और आगे भारतीयों के लिए भी ओपन सिविल सेवा की शुरुआत की गई, किंतु परीक्षा का केंद्र लंदन बनाया गया। यानी आपको अगर ICS की परीक्षा देना है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देना है, तो उस समय कहाँ जाना पड़ सकता था? लंदन। यानी अगर आपको पेपर भी देना है तो उतना दूर लंदन पेपर देने जाइए, मतलब महीने 2 महीने पहले आप जहाज़ में चढ़ जाइए, फिर जहाज़ में पढ़ते पढ़ते गांधी जी तो पूरी किताब लिख डाले थे जहाज़ में। तो आप भी पढ़ाई कर सकते थे अगर उस समय होते तो केंद्र सेंटर क्या होता था? लंदन में। कितना मज़ा होता ना आज भी अगर सेंटर लंदन होता तो, घर से पैसे लेके लंदन जाते पेपर देने और वहाँ पूरा यूरोप घूमते, लंदन घूमते या ब्रिटेन घूमते, अलग अलग जगह पे घूमते। कुल मिला के ये है कि एक बार निकल के बाहर घूमने का मौका मिलता परीक्षा देने के बहाने। ठीक है, आगे देखिएगा। पहले ICS बनने वाले व्यक्ति का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ठीक है, पहले जो ICS अधिकारी थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिएगा। पहला व्यक्ति जो ICS अधिकारी बना ओपन सिविल सेवा परीक्षा शुरू होने के बाद, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए, हालांकि पूछता नहीं है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है कि पूछ ले, लेकिन अगर मान लीजिए कि छोटा मोटा जैसे आजकल क्या होता है ना, व्यापम ऐसा पूछता है कि जब देश में परमार वंश का शासक था उस समय यहाँ का तापमान क्या था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्वेश्चन पूछेगा कि कब बने थे, तो 1863 में बने थे। कब बने थे ये? 1863 में बने थे, याद रहेगा। व्यापम में बड़ी खराब आदत हो चुकी है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर खुद उसको भी नहीं पता रहता। इतनी अनप्रोफेशनलिटी है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में कि पेपर भी ढंग से नहीं बना पाते, क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बना पाते। समझ में नहीं आता है कि खुद पढ़ के ही सेलेक्ट हुए हैं या NRI कॉलेज में पेपर देने गए थे। मैं तो यही नहीं समझ में आता। मुझे तो जितने भी पेपर बनाने वाले दिखाई देते हैं ना, जैसे 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो मुझे तो लगता है सारे NRI कॉलेज वाले हैं वो जो सेलेक्ट हुए। खैर, अपन वापस आते हैं, इसमें देखते हैं स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद बंगाल में बम्बई, आगरा व मद्रास के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समझ पा रहे हैं? क्या किया गया? स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, मतलब जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय व्यक्ति थे, स्थानीय नेता टाइप के थे, नेतृत्व करने वाले लोग थे, जिनके पास नेतृत्व क्षमता थी, उनको केंद्रीय विधान परिषद में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि बताइए आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है। क्योंकि उनको साथ लेके अगर नहीं चलेंगे तो असंतोष इतना बढ़ जाएगा। वैसे भी अंग्रेजी कंपनी से कोई खुश था नहीं, और उस प्रकार का संतोष जब बढ़ता चला जा रहा था तो उनको लगा कि हमको भारतीयों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने क्या व्यवस्था प्रारंभ की? स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने बम्बई, आगरा व मद्रास के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया। क्लियर है दोस्तों? तो केंद्रीय विधान परिषद कहाँ शामिल किया? बंगाल में। किसको किसको किया? बम्बई, आगरा और मद्रास के प्रतिनिधियों को, और इसे लघु संसद की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा, जो बंगाल की केंद्रीय विधान परिषद थी, इसको क्या कहा गया? लघु संसद कहा गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगले प्रावधान को कि अगला प्रावधान क्या है। देखिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद के प्रशासनिक व विधायी कार्य पृथक किए गए। तो जो दोस्त मेरा पहला वीडियो देखे होंगे आज वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनको मैं वहां पे बता चुका था कि प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं और विधायी कार्य क्या होते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, चले जाइए और देख लीजिए, है ना। या फिर इस वीडियो को अगर आप देख ही लिए हैं तो फिर इसके बाद आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रशासन क्या होता है और विधायी कार्य क्या होते हैं। तो पहला वीडियो आप समझ गए ना, सारे बाकी वीडियो के बेस है वो, तो प्लीज़ जाके उसको देखिएगा जरूर, है ना। तो प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य को क्या किया गया? पृथक किया गया गवर्नर जनरल के परिषद का। आगे 1854 में शिक्षा के विकास के लिए चार्ल्स वुड कमेटी का गठन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। इसे शिक्षा का, क्योंकि मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा
भारतीय शिक्षा के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड कमेटी का गठन किया गया था और इसी चार्ल्स वुड कमेटी द्वारा ही प्रस्तुत प्रपत्र को ही क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। याद रखिएगा, क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कमेटी को, चार्ल्स वुड कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब समझिएगा, मैग्ना कार्टा को हिंदी में कहा जाता है अधिकार पत्र। क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। यानी चार्ल्स वुड कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र, यानी भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पत्र किस कमेटी ने प्रस्तुत किया? चार्ल्स वुड कमेटी ने प्रस्तुत किया। और ये हैं वो चार्ल्स वुड। ठीक है, ध्यान से देखिए, यही है वो शख्स जिन्होंने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तैयार किया। उस समय स्मार्ट लग रहे थे, नहीं? अभी ऐसा लगता है जैसे एक्स मैन के वुल्वरीन। बढ़िया दिख रहे हैं, शानदार। खैर, वुल्वरीन के पापा तो नहीं है ये चार्ल्स वुड। खैर जो भी हो, अब ये ब्रिटेन वाले जाने हमसे क्या। वापस आते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, मैग्ना कार्टा कहा गया और इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 हो गई। याद करिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी बढ़ा के कर दी गई थी? 24 कर दी गई थी, जो अब वापस घटा के कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा होगा ब्रिटेन वालों को, तो 6 लोगों को छटनी कर दी, है ना। आगे देखिए, बंगाल के कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन सा साल था जब पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया बंगाल के लिए? खैर, अपने को कौन सा बंगाल का पीएससी देना है, लेकिन अगर जो लोग मेरे दोस्त बंगाल से देख रहे हों वो याद रखेंगे कि 1853 के एक्ट में व्यवस्था की गई कि बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, भारतीय शिक्षा पद्धति को जाना होगा और किस प्रकार से ये शिक्षा पद्धति यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई गई ये भी समझ गए होंगे। किस शिक्षा की रिपोर्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया शिक्षा का, ये भी समझ गए होंगे। और अब तक जो पढ़ा सारे प्रावधान आपने देख लिया होगा। दोस्तों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी सी आप मेहनत तो कर ही सकते हैं कि एक अंगूठा चला करके शेयर कर दीजिए और दूसरे अंगूठे से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।